Assalamu alaikum students. This is the second lecture of the week. और लास्ट टाइम जो है वो हम राइटिंग डेटा ऑन द फाइल जो है उसके ऊपर हम डिस्कस करते रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो हमने ये भी देखा कि अगर आपने एक कंप्लीट लाइन रीड करनी है फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल तो उसको किस तरीके से रीड किया जा सकता है। आपके पास एक गेट लाइन का फंक्शन होता है जिसको यूज़ करके आप एक कंप्लीट लाइन जो है इसको रीड कर सकते हैं। इन चीज़ों को मैंने कुछ डेमोस्ट्रेट भी किया था, कुछ करके भी दिखाया था आपको। थोड़ा सा ज़रा क्विकली रिव्यू कर लें कि अभी तक जो फाइल प्रोसेसिंग है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या जो है वो डिस्कस किया है। बेसिकली हमने ये कहा था कि फाइल हैंडलिंग प्रोसेस अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आप हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हैंडलर ऑब्जेक्ट जो है वो आप अगर फाइल को रीड करना चाह रहे हैं तो IF स्ट्रीम टाइप का हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर फाइल के ऊपर डेटा राइट करना चाह रहे हैं तो OF स्ट्रीम टाइप का हैंडलर ऑब्जेक्ट जो है वो बनाएंगे आप। और अगर आप फाइल के ऊपर जो डेटा है उसको रीड या राइट दोनों एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं या रीड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप एक जेनेरिक ऑब्जेक्ट जो है एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। एफ स्ट्रीम जो है ये जेनेरिक क्लास होती है, ये दोनों पर्पसेस के लिए यूज हो सकती है। रीड पर्पस के लिए भी यूज हो सकती है और राइट पर्पस के लिए भी यूज हो सकती है। तो एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट जो है अगर आप इसका हैंडलर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो फिर आपको फाइल ओपनिंग मोड ज़रूर बताना पड़ता है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपको ज़रूर बताना पड़ता है कि आपका जो ओपनिंग मोड क्या है, रीडिंग मोड है या राइटिंग मोड है, आप किस ओपनिंग मोड में वर्क करना चाह रहे हैं। तो बाकी के लिए तो डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है रीड एंड राइट जो है, लेकिन यहाँ पे आपको फिर मोड जो है वो बताना पड़ता है। अगर आप रीड करना चाह रहे हैं तो iOS इन का मोड बताना पड़ता है। अगर आप राइट करना चाह रहे हैं तो आपको iOS आउट का मोड देना पड़ता है। और अगर आप दोनों काम करना चाह रहे हैं तो ये पाइप साइन आप यूज़ करते हैं दोनों के दरमियान और यहाँ पे आप iOS आउट लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक सिंगल फाइल को आपने 2 एक्टिविटीज़ के लिए ओपन कर लिया है, रीड एक्टिविटी के लिए भी और राइट एक्टिविटी के लिए भी। तो दोनों पर्पजेज के लिए ओपन हो गई है कि आप उस पर डेटा रीड भी कर सकते हैं और उसके ऊपर डेटा राइट भी कर सकते हैं। कि iOS आउट को हमने देखा था लास्ट टाइम। ये जब आप iOS आउट को यूज़ करते हैं तो फाइल अगर ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो ये फाइल को क्रिएट कर देता है। अगर फाइल में ऑलरेडी डेटा है तो ये पहले वाला डेटा जो है उसको डिलीट कर देता है। तो iOS आउट ओपनिंग मोड जो है ये इस तरीके से इसका बिहेवियर जो है वो होता है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाना है और फिर आपने उस हैंडलर ऑब्जेक्ट को फाइल के साथ जो है वो लिंक अप करना है, एसोसिएट करना है। इसके 2 तरीके हैं जो हमने देखे थे। एक तरीका ये है कि आप ये जो क्लासेस हैं IF स्ट्रीम, OF स्ट्रीम, F स्ट्रीम, इन क्लासेस का एक मेंबर फंक्शन है ओपन नाम का, उसको यूज़ करें, फाइल का नाम बताएं और उसका ओपनिंग मोड बता दें। तो ये हैंडलर ऑब्जेक्ट जो है ये फाइल के साथ लिंक अप हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है। तो एक तरीका ये है कि आप उस फाइल के साथ एसोसिएट करने के लिए आप क्लास का मेंबर फंक्शन ओपन जो है इसको कॉल करके इसको फाइल का एड्रेस दें, नेम दें और ओपनिंग मोड जो है वो बताएं। ओके, तो ये जो 2 स्टेप्स हैं, हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाना और ओपन के फंक्शन को कॉल करना, ये आप एक स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। और एक स्टेटमेंट में आप करते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ये आपका लास्ट टाइम अटेंडेंस क्वेश्चन भी था कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमने कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे यूज़ किया है। कंस्ट्रक्टर जो है आप जानते हैं, काफ़ी हम डिटेल में देख के आए हैं कि ये क्लास का मेंबर फंक्शन होता है जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे खुद से कॉल हो जाता है, आपको इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हमने बेसिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। तो कंस्ट्रक्टर जो हैं इनके अंदर भी वो सेम फंक्शनैलिटी होती है जो ओपन फंक्शन के अंदर होती है। तो आप ओपन फंक्शन के साथ भी
हैंडलर ऑब्जेक्ट को लिंक अप कर सकते हैं फाइल के साथ, या आप कंस्ट्रक्टर के साथ भी हैंडलर ऑब्जेक्ट को फाइल के साथ लिंक अप कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से आप फाइल के साथ हैंडलर ऑब्जेक्ट की लिंकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने कंस्ट्रक्टर को यूज किया है, तरीका वही है, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और फिर पैरेंथेसिस के अंदर आपने फाइल का नेम और फाइल ओपनिंग मोड बताना है कि क्या है, रीड पर्पस के लिए आप ओपन कर रहे हैं या आप किसी और पर्पस के लिए इसको ओपन कर रहे हैं। तो दोनों तरीके सेम ही है, प्रोसेस सेम ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक जगह पे हम 2 स्टेप में एक्टिविटी कर रहे हैं ओपन के फंक्शन को यूज करके, और एक जगह के ऊपर जो है वो हम कंस्ट्रक्टर को यूज करके ये एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ओके जी, यहाँ पे आपने OF स्ट्रीम के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, इसी तरीके से आप F स्ट्रीम के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर जो हैं ये तीनों क्लासेस के इक्विप्ड होते हैं इस काम को करने के लिए कि आप उनमें फ्री फाइल जो हैं इनको ओपन करके हैंडलर ऑब्जेक्ट जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो जब आप ये काम कर लें, फाइल जो है उसको ओपन कर लें और फाइल जो है हैंडलर ऑब्जेक्ट को फाइल के साथ लिंक अप कर लें, तो फिर आप फाइल जो है इनके साथ रीड एंड राइट की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करते हैं। फाइल से डेटा रीड करते हैं, इसको इनपुट भी कहा जाता है, फाइल के ऊपर डेटा राइट करते हैं जिसको आउटपुट भी कहा जाता है। इसके लिए आप स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अगर आप एक करेक्टर रीड करना चाह रहे हैं तो गेट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, और एक करेक्टर अगर राइट करना चाह रहे हैं तो पुट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, और अगर पूरी एक लाइन रीड करना चाह रहे हैं तो आप गेट लाइन का फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये जो स्टेप है इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, रीड एंड राइट के स्टेप को डिफरेंट वेरिएशंस के साथ। एंड ऑफ फाइल भी आप यहाँ पे यूज करते हैं, लूप भी यूज करते हैं, तो रीड एंड राइट ऑपरेशन जो है आप परफॉर्म करते हैं। ओके जी, आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इसमें 2 ओपनिंग मोड जो है वो नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं, अपेंड का मोड, आउट का मोड, और एट एंड का मोड फाइल स्ट्रीम ओपनिंग के लिए। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज ये होती है, फाइल जो है उसके कर्सर की पोजीशन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जब भी आप फाइल को ओपन करते हैं तो याद रखिए कर्सर जो है वो हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर होता है, और जो आप फाइल से डेटा रीड या राइट करते हैं तो कर्सर जो है वो आगे की तरफ एडवांस होता रहता है, और एडवांस होता होता ये पॉसिबली एंड ऑफ फाइल तक जा सकता है, मतलब फाइल की आखिरी लोकेशन तक जा सकता है। तो कर्सर जो है इसकी पोजीशन जो है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर रीडिंग और राइटिंग डेटा ऑन ए फाइल। तो करंटली ये कहाँ पे है और इसको किस तरीके से मूव करना है, ये सारी एक्टिविटी जो है इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली जब हम वर्ड फाइल में या नोटपैड के ऊपर लिख रहे होते हैं तो इस कर्सर को हम मैनुअली कंट्रोल कर रहे होते हैं। आप जानते हैं कि अगर हमने वर्ड के अंदर थर्ड लाइन के अंदर कुछ लिखना है तो हम पहले माउस को वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर कर्सर पोजीशन वहाँ पे सेट हो जाती है, फिर हम वहाँ पे कुछ लिखते हैं या वहाँ पे कुछ रीड करते हैं। तो अगर अपने प्रोग्राम के साथ हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहाँ पे चूँकि फाइल उस तरीके से हमारे पास विजिबल नहीं होती, तो हमें फिर कर्सर की पोजीशन जो है उसको प्रोग्रामिकली जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है, इसको कोड के थ्रू जो है वो हैंडल या मैनेज करना पड़ता है। तो कर्सर जो है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ें होती हैं, एक इसकी पोजीशन होती है और फिर हमारे पास एक पोजीशन पॉइंटर होता है जो हमें इसकी करंट पोजीशन जो है वो रिटर्न कर देता है कि करंटली ये अभी कहाँ पे है। इस बात को ज़रा यहाँ से भी अंडरस्टैंड कर लें कि लेट्स से आपने जब फाइल ओपन की है तो कर्सर अभी आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, ये हमेशा फर्स्ट जो करेक्टर है या फर्स्ट जो डेटा है इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर रहा होता है, या ये फर्स्ट करेक्टर के ऊपर जो है वो अवेलेबल होता है। तो आप इस फाइल को ओपन करते हैं, इसको रीड करना शुरू करते हैं। जब आप इसको रीड करते हैं फर्स्ट टाइम तो ये डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है
100 जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। ओके, और उसके बाद जब आप एक दफ़ा दोबारा से इसको रीड करते हैं तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ पे चला जाता है, क्योंकि ये स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, ये स्पेसेस को इग्नोर कर देता है। अगर आप गेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उस स्पेसेस को रीड कर लेगा, तो ये जो है ये बेसिकली स्पेसेस को इग्नोर कर देता है। तो ये अगले डेटे को रीड करेगा, दैट इज जॉन्स, ये इसको यहाँ पे रीड करेगा और उसके बाद ये खुद ही ऑटोमेटिकली एडवांस होके यहाँ पे आ जाएगा। तो जब आप सेकेंड टाइम रीड करेंगे तो ये 23.98 जो है ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप रीड की स्टेटमेंट दोबारा से लिखेंगे, जैसे आप देखिएगा तो मैंने इसको सेकेंड टाइम लिखा है, तो कर्सर पोजीशन जो है वो खुद से इस लोकेशन के ऊपर आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जो ही डेटा मैं रीड करता हूँ तो कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली आगे की तरफ एडवांस होता रहता है। तो इसी तरीके से ये कर्सर जो है ये एडवांस होता होता एंड तक पहुंच जाता है, एंड ऑफ फाइल तक पहुंच जाता है, जो कि आपका लास्ट कैरेक्टर होता है। तो ये मूव करता करता इस पॉइंट के ऊपर जो है वो पहुंच जाता है। तो यही वजह है कि यहाँ से जब आप इस फाइल को दोबारा रीड करने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी रीड नहीं होता। रीज़न ये है कि उससे आगे डेटा जो है वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इससे आगे रीड करना चाह रहे हैं तो फिर आपको इस कर्सर पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। अगर शुरू से रीड करना है तो उसे शुरू में लाना पड़ेगा, और अगर कहीं पे दरमियान में इसको लेके जाना है तो आपको उसे दरमियान में इसको मूव करना पड़ेगा। इस एक्टिविटी के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं। एक यहाँ पे हमारे पास टेल का फंक्शन होता है, जो कि टेल के नेम के साथ यूज होता है, और ये हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है। टेल का फंक्शन ये हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है, जो वैल्यू ये बता रही होती है कि कर्सर की करंट पोजीशन क्या है। तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर रिलेटिव टू द स्टार्टिंग पोजीशन काउंट करता है, और हमें ये बताता है कि कर्सर की इस वक्त करंट पोजीशन जो है वो क्या है। नंबर ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से ये कर्सर की करंट पोजीशन जो है वो हमें बता देता है। इस ये दो वेरिएशंस के साथ यूज होता है। अगर आप इसको IF स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे तो इसका वर्जन होता है टेल जी, और अगर आप इसको OF स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे तो इसका वर्जन होगा टेल टी। जी फॉर गेट एंड पी फॉर पुट। तो गेट जो है इनपुट पॉइंट ऑफ व्यू से ये IF स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और पुट जो है ये OF स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। काम दोनों का सेम ही है कि ये आपको कर्सर की करंट पोजीशन जो है वो रिटर्न करते हैं। ओके जी, आप इसको यूज कर सकते हैं। रिटर्न ए होल नंबर विच टेल यू द पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट कैरेक्टर टू बी रेड फ्रॉम द फाइल। तो ये आपको जो है वो यहाँ पे उसकी पोजीशन जो है वो रिटर्न कर देता है। लेट्स से आप इस फाइल को रीड कर रहे थे, ये जो ये डेटा आपने एक फाइल में लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस सा लिखा हुआ है, और आपने कुछ कैरेक्टर्स यूज किए, और कैरेक्टर रीड करते करते आप जो है इस वक्त यहाँ पे हैं, इस पॉइंट के ऊपर है आपका कर्सर, और आप यहाँ पे सी आउट करते हैं, सी आउट इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि आपको बताया है कि ये फंक्शन जो है ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो हम यहाँ पे सी आउट कर देते हैं माई फाइल फाइल डॉट टेल। ओके जी, टेल जी, और क्योंकि ये फंक्शन है तो आगे पैरेंथेसिस आएंगे, तो ये यहाँ से काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस भी करेक्टर होता है, 9 10 11। तो ये यहाँ पे मुझे 11 या पॉसिबली 12 वैल्यू जो है ये यहाँ पे मुझे रिटर्न कर देगा। तो ये रिलेटिव पोजीशन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लोकेशन, ये कर्सर की पोजीशन जो है ये टेल का फंक्शन जो है ये हमें रिटर्न करता है। करंट पोजीशन ऑफ कर्सर जो है ये रिटर्न कर रहा होता है। इसी तरीके से ये टेल टी है, इसका भी कोई काम है जो टेल जी का है।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि टेल पी जो है इसको आप ओ एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे और टेल जी जो है इसको आप आई एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट जो है इसके साथ यूज़ करेंगे। तो ये भी आपको कर्सर की पोजीशन जो है वो रिटर्न करता है। तो ये तो आपको पोजीशन रिटर्न करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपने कर्सर की पोजीशन को सेट करना है, किसी खास लोकेशन के ऊपर लेके जाना है, उसके स्टार्ट के ऊपर लेके जाना है, तो उसके लिए जो आपके पास फंक्शन अवेलेबल होता है दैट इज सीक फंक्शन। और इसकी भी दो ही वेरिएशंस होती हैं, सीक जी एंड सीक पी। आई एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के साथ आप सीक जी यूज करेंगे और ओ एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट जो है इसके साथ आप सीक पी जो है वो यूज करते हैं। सीक का फंक्शन जो है आप ऑलरेडी इसकी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देख चुके हुए हैं। सीक का फंक्शन जो है ये कर्सर की पोजीशन को सेट करता है। यहाँ पे भी आप इसको सेट करना चाह रहे हैं, इस पोजीशन पे इसको सेट करता है। इस फंक्शन को आप एक आर्गुमेंट या दो आर्गुमेंट के साथ कॉल कर सकते हैं। ये एक आर्गुमेंट से भी कॉल हो सकता है और दो आर्गुमेंट के साथ भी कॉल हो सकता है। ये ओवरलोडेड है क्लास के अंदर। फंक्शन जो है इसको ओवरलोड किया गया है। एक आर्गुमेंट से भी ये कॉल हो सकता है, दो आर्गुमेंट के साथ भी कॉल हो सकता है। पहला आर्गुमेंट आप बताते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू मूव, जितने कैरेक्टर आप मूव करना चाह रहे हैं, और दूसरा आप बताते हैं रिलेटिव पोजीशन या स्टार्टिंग पोजीशन। तो अगर आप कहते हैं कि आई वांट टू मूव 10 कैरेक्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग, तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले से 10 कैरेक्टर आगे कर्सर को मूव कर देगा और उस पोजीशन के ऊपर जो है ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। जैसे अगर आप यहाँ पे 10 लिख देते हैं, नॉर्मली इसको हम 10L लिखते हैं, L फॉर लॉन्ग, और अगर आप ये लिखते हैं तो इट मीन्स दैट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका कर्सर जो है इस वक्त इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा अगर आप इस तरीके से सीक का फंक्शन जो है इसको कॉल करते हैं। तो रिलेटिव पोजीशन स्टार्टिंग पॉइंट आप इसको समझ लें और इसको लेके आप अपना कर्सर जो है इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं। इसके साथ जो है वो हम नेगेटिव वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कर्सर को बैक मूव करना चाह रहे हैं तो आप नेगेटिव वैल्यू के साथ भी इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक और यहाँ पे एक मार्कर होता है iOS एंड नाम का, हम अगर उसको यूज कर रहे हैं तो हम एंड से कर्सर को मूव कर सकते हैं। अभी हम उसको बेंडिंग से मूव कर रहे हैं, तो अगर हम उसको एंड से मूव करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पे हम -10 जो है वो यूज कर सकते हैं। तो -10 इसका मतलब ये है कि एंड से ये 10 कैरेक्टर जो है वो कर्सर जो है वो पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। ओके जी, यहाँ पे अब इसके डिफरेंट यूजेज आपको बताए गए हैं। iOS बिगनिंग से 10 कैरेक्टर्स। iOS बिगनिंग अगर आप सिर्फ यहाँ पे यूज कर लेते हैं तो कर्सर आपका फर्स्ट लोकेशन के ऊपर आ जाएगा। ये आप जीरो से भी वैसे बाय द वे कर सकते हैं। अगर आप iOS बिगनिंग की जगह में यहाँ पे 0 लिख दें तो इसका भी यही मतलब है कि कर्सर जो है वो फर्स्ट लोकेशन के ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग लोकेशन के ऊपर। ओके, ये एक और आपके पास मार्कर होता है जिसको iOS कर्सर कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि करंट पोजीशन कर्सर की। अभी आपने कुछ डेटा रीड किया और कर्सर मूव करता करता कहीं दरमियान में चला गया, तो आप चाह रहे हैं कि वहां से मैं 10 कैरेक्टर आगे मूव कर जाऊं, तो आप करंट पोजीशन से 10 कैरेक्टर जो है वो आगे मूव कर सकते हैं। और एंड पे भी आप मूव कर सकते हैं, और जैसे मैंने पहले बताया कि एंड से आप माइनस भी जा सकते हैं और कर्सर से भी आप माइनस जा सकते हैं। बिगनिंग से चूंकि आप माइनस नहीं जा सकते, रीजन ये है कि वो पहले ही शुरू के ऊपर है, तो उसके बैक के ऊपर कोई कैरेक्टर नहीं है, तो बिगनिंग से आप माइनस नहीं कर सकते और एंड से आप प्लस नहीं कर सकते। ये भी जरा जेब में रखिएगा कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, देयर मस्ट बी माइनस वैल्यू, क्योंकि आप एंड जो है एंड ऑलरेडी एंड है तो उससे आप 10 कैरेक्टर आगे मूव कर ही नहीं सकते। तो एंड से आप पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा सकते और बिगनिंग से आप जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन के ऊपर नहीं जा सकते। ओके जी, तो सीक जी का फंक्शन जो है ये आपके कर्सर को मूव करता है, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। टेल का फंक्शन जो है ये आपके कर्सर की लोकेशन जो है इसको कंट्रोल करता है। इनफैक्ट आपको बताता है कि करंटली कर्सर जो है वो कहाँ पे। एक जरा एग्जांपल देख लें इसकी। यहाँ पे हमने ये एग्जांपल हमने की भी थी लास्ट टाइम।
और ये दोबारा से जब हम इसको रीड करेंगे, पहली दफ़ा फाइल को करैक्टर बाय करैक्टर हमने रीड किया, ओके, और फिर फाइल को हमने दोबारा रीड करने की कोशिश की, तो इस रीड का कोई इफेक्ट हमें नज़र नहीं आएगा। उसकी रीज़न मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कर्सर आपका एंड पे चला गया है, तो दोबारा उसको शुरू में लाने के लिए आपको ये दो स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। क्लियर करना पड़ेगा कर्सर को, और फिर आपको उसे सीक जी के साथ 0 के ऊपर लाना पड़ेगा, और फिर आप उसको दोबारा से जो है वो रीड कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से अगर आप 10 करैक्टर बिगनिंग से मूव करना चाह रहे हैं तो 10 करैक्टर जो है वो आप आगे की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। Let's do another example. Count how many characters are in the text file including the spaces. ये ये दोनों जो seek and tell के फंक्शन है, इसके साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं seek g और tell के फंक्शन को यूज करके। जरा देखिए किस तरीके से हमने एक लेंथ का वेरिएबल लिया, ifstream फाइल को ओपन किया और seek जी को यूज करके कर्सर जो है इसको हम एंड के ऊपर ले गए। ठीक है, 0 करैक्टर्स फ्रॉम एंड, तो कर्सर जो है वो बिल्कुल एंड के ऊपर चला गया। यहाँ से हमने टेल जी के फंक्शन को यूज किया और जो वैल्यू है उसको पास वैल्यू को लेंथ नाम के वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया। ओके, और फिर हमने ये जो लेंथ है इसको सी आउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सी आउट तो नहीं किया हमने, तो यहाँ पे हम इसको सी आउट कर सकते हैं। ओके जी, सी आउट अगर आप लेंथ करेंगे तो ये आपको नंबर ऑफ करैक्टर्स जो है वो रिटर्न कर देगा, और आप देख सकते हैं कि हमने कर्सर की मूवमेंट के साथ ही नंबर ऑफ करैक्टर्स जो है इनको कैलकुलेट कर लिए। ओके, तो सी आउट लेंथ जब आप करेंगे तो ये आपको नंबर ऑफ करैक्टर्स जो है वो रिटर्न कर देगा। एक और एग्जांपल देख लें। लेट्स से आपके पास फाइल है, उसमें लिखा हुआ है दिस इज एन एप्पल and you want to replace this with this is a sample. ओके जी, तो आप इसके साथ जो है इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए दिस इज ए सैंपल है और दिस इज एन एप्पल है। तो आपको बेसिकली कर्सर जो है इसको लाना पड़ेगा, इस पोजीशन के ऊपर मूव करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से आपको स्पेस और सैंपल जो है वो राइट करना पड़ेगा। तो फिर आप इसको जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। पहले आपको कर्सर को मूव करना पड़ेगा। हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 4, 5, 7, 8 एंड 9 कैरेक्टर जो है वो आपको मूव करना पड़ेगा, और उसके बाद 10 कैरेक्टर के ऊपर ऑटोमेटिकली ये लिख देगा। तो आपको इस तरीके से इसकी मूवमेंट करनी पड़ेगी। ओके, ये हमने टेस्ट किया। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, हमने सी पी के साथ जो है वो कर्सर को 9 कैरेक्टर मूव किया फ्रॉम बिगनिंग, और उसके बाद हमने ये कुछ टेक्स्ट सेव किया सैंपल स्पेस के साथ, और फिर हमने फाइल के ऊपर इसको राइट कर दिया। तो अब वो उस जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, उस लोकेशन के ऊपर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, जिस पॉइंट के ऊपर जो है वो हम यहाँ पे जो है इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। ओके जी, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ रिप्लेसिंग ए डेटा फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल। एक दूसरा पॉसिबल तरीका ये हो सकता है कि आप जब इसको रीड कर रहे हैं तो आप कैरेक्टर्स जो है या वर्ड्स जो है इनको देखते जाए। यहाँ पे आप वर्ड्स को, और जब आपका रिक्वायर्ड वर्ड आ जाता है तो वहाँ पे आप लूप जो है उसको ब्रेक कर दें, और कर्सर जो है उसको उतने कैरेक्टर्स जो है वो पीछे की तरफ मूव कर दें, जितने वर्ड्स हैं उतना कैरेक्टर जो है वो आप इसको साइज के अकॉर्डिंग जो है पीछे की तरफ मूव कर दें, और फिर आप उसको नए वर्ड जो है इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो फाइल जिसमें पहले लिखा हुआ था दिस इज एन एप्पल, अब वहाँ पे दिस इज सैंपल जो है वो इसके साथ जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। ये बात हम ऑलरेडी भी कर चुके हुए हैं कि अगर आप किसी फाइल को दोनों एक्टिविटीज़ के लिए ओपन करना चाह रहे हैं, रीड की एक्टिविटी के लिए भी और उसके साथ आप इसको राइट की एक्टिविटी के लिए भी ओपन करना चाह रहे हैं, रीड एंड राइट बोथ एक्टिविटीज़ के लिए, तो फिर आप एफस्ट्रीम ऑब्जेक्ट में
इस तरीके से आप इसको रीड एंड राइट एक्टिविटीज दोनों के लिए जो है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा दरमियान में कॉन्सेप्ट है, इसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर एक एग्जांपल जो है वो हम देखेंगे और फिर आपकी जो लैब होगी उसके अंदर भी एग्जांपल जो है वो मिलती जुलती एग्जांपल जो है वो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को हम एक्सप्लोर कर ही चुके हुए हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक क्लास अवेलेबल होती है स्ट्रिंग नाम की, जो कि आप यूज कर सकते हैं कैरेक्टर एरेज की रिप्लेसमेंट के तौर पे। तो कैरेक्टर एरेज आप नॉर्मली जिस काम के लिए यूज करते हैं, लेट्स से आप इस सेम काम के लिए कैरेक्टर एरे बना सकते हैं। तो कैरेक्टर एरे जो है ज़रा ये इनको डील करना रॉ फॉर्म में ज़रा मुश्किल होता है, इसके साइज को एडजस्ट करना और सो मेनी अदर एक्टिविटीज को परफॉर्म करना। तो आप उसके ऑल्टरनेट के तौर पे एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और स्ट्रिंग की क्लास जो है ये लाइब्रेरीज के अंदर डिफाइंड होती है। बहुत ही पावरफुल क्लास है, इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इस तरह की क्लास को इसको डील कर सकते हैं। और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो मोरलेस वही होती है, आप डायरेक्टली इसको सीन कर सकते हैं और फिर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेटर डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं, इक्वल टू वगैरह, और इसके साथ एक बहुत बड़ा एक नंबर ऑफ फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जिनके साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई हैं इसके यूजेज की, जैसे दो स्ट्रिंग्स हैं तो आप प्लस के साथ उनको कॉन्केटिनेट करके तीसरी स्ट्रिंग में सेव कर सकते हैं। इसके कंस्ट्रक्टर्स के साथ भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से, ओके। और फिर आप इसमें ऑब्जेक्ट नेम भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, और इस तरह से कुछ और फंक्शंस हैं। लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, साइज क्या है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। और स्ट्रिंग एट 4 आप बता सकते हैं, मतलब 4th इंडेक्स के ऊपर कौन सा कैरेक्टर है ये आप बता सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये भी आपको यूज हुआ भी नजर आएगा कि आप दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। इसका तरीका ये कि एक स्ट्रिंग 1 है और दूसरी स्ट्रिंग 2 है सॉरी। तो स्ट्रिंग 1 डॉट कंपेयर, और इसके साथ आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो रिटर्न्स ए नेगेटिव वैल्यू इफ द गिवन स्ट्रिंग इज लेस देन स्ट्रिंग, और 0 if they are equal, and positive value if the given string is greater than the str। तो ये वैल्यूज जो हैं इनके साथ आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। एम्प्टीनेस भी चेक कर सकते हैं, अरेज कर सकते हैं, और स्ट्रिंग के कुछ डेटे को अगर आप अरेज करना चाह रहे हैं उसको अरेज कर सकते हैं। स्ट्रिंग में अगर कुछ फाइंड करना चाह रहे हैं तो फाइंड भी कर सकते हैं। किसी स्ट्रिंग में से कुछ स्मॉल डेटा या इंफॉर्मेशन जो है इसको फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप इसको फाइंड की एक्टिविटी जो है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं, और इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट की एक्टिविटी जो है वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं कैरेक्टर एरेज या कैरेक्टर डेटे को डील करने के लिए, ये रिलेटिवली जो कैरेक्टर एरेज होती हैं इससे ज़रा ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसकी जो यूजेज है इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफ़ी समटाइम जो है वो इफेक्टिव भी होता है। तो कुछ और फंक्शंस हैं इसके साथ, ये ऑपरेटर भी इसके यूज़ हो सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं जो कि कैरेक्टर एरेज के साथ आप नहीं कर सकते। एनी हो, ये अब एक एग्जाम्पल प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। ये आपकी कोई फ़ोन डायरेक्टरी है जो कि कुछ वीक से आप देख रहे हैं। अब ज़रा थोड़ा सा हम उसको लॉजिकली कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब फ़ोन डायरेक्टरी का जो डेटा है इसको हम परमानेंटली सेव करने की कोशिश करते हैं फाइल्स के ऊपर, और फिर उसको वहीं से रीड करते हैं ताकि दोबारा जब हम उसको ओपन करें तो हमारा पहले वाला डेटा जो है वो अवेलेबल हो। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, हमने एक डायरेक्टरी की क्लास जो है इसको क्रिएट कर लिया है, और मैं ज़रा थोड़ा सा मॉडिफाई कर,
ये मतलब ज़रा इसको इसकी जो एनिमेशन है उसको परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि स्टेटमेंट स्टेटमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ तो जो है क्विकली ओके यहाँ पे है हमारे पास। हाँ जी, ये आपने कुछ लाइब्रेरीज यहाँ पे यूज़ की हैं, सी स्ट्रीम एफ स्ट्रीम वगैरह आपको नज़र आ रही हैं। ये डायरेक्टरी की क्लास आपने क्रिएट की, इसके प्राइवेट मेंबर्स के अंदर आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ोन नंबर ये आपको नज़र आ रहा है, ईमेल आपको नज़र आ रही है। ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया और किस टाइप के बनाए आप देख रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट जो है वो हमने क्रिएट किए यहाँ पे। और ये क्लास के प्राइवेट मेंबर्स, पब्लिक मेंबर्स में इनपुट का फंक्शन है, आउटपुट का फंक्शन है, सर्च फर्स्ट नेम का फंक्शन है, और ये 3 फंक्शन जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। फंक्शंस को भी जरा देख लें। इनपुट का फंक्शन है, हमने फाइल को ओपन किया abc.txt फाइल को, अगर ये पहले से बनी नहीं है, इनफैक्ट इसको आपको पहले क्रिएट करना ही पड़ेगा क्योंकि हम अपेंड को यूज़ कर रहे हैं कि नया डेटा जब भी आएगा तो उसको हम फाइल के अंदर अपेंड कर देंगे। फाइल को टेस्ट कर लें, उसके बाद यूज़र को क्या एंटर योर नेम, उसको इनपुट करवा लें, लास्ट नेम उसको इनपुट करवा लें, ईमेल को इनपुट करवा लें और फ़ोन नंबर को इनपुट करवा लें। तो ये सारा इनपुट करने के बाद आपने अब इसको फाइल के ऊपर राइट करना है ताकि ये परमानेंटली सेव हो जाए। तो फाइल के ऊपर राइट करने का तरीका बहुत आसान है, आप इसको एक्स को फर्स्ट नेम को ओके और इसके दरमियान फिर ये टैब स्पेस है, फिर लास्ट नेम को फिर टैब स्पेस है, फिर ईमेल को फिर टैब स्पेस है ओके, फिर फ़ोन नंबर को, और उसके बाद एंड पे ज़रा देखिएगा स्लैश एन हमने यूज़ किया। तो एक पूरा रिकॉर्ड जब एंटर हो जाएगा तो कर्सर नीचे चला जाएगा और जब ये नया रिकॉर्ड आएगा तो वो दूसरी लाइन के ऊपर जो है वो सेव होगा। तो ये इनपुट हो रही है। उसके बाद हम आउटपुट के लिए फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और फिर हम वाइल लूप के साथ 1 by 1 डेटा जो है वो फाइल से ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओके, एफ नेम लास्ट नेम ईमेल और फ़ोन नंबर के अंदर, और फिर उनको स्क्रीन के ऊपर जो है वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो रीड करते जा रहे हैं इन प्राइवेट वेरिएबल्स के अंदर डेटा, और फिर उसको 1 by 1 जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते जा रहे हैं। ओके जी, तो ये आउटपुट एक्टिविटी होगी। उसके बाद आपकी ये सर्च विद द फर्स्ट नेम की एक्टिविटी है, इसको अगर आप देख लें यहाँ से ऑनवर्ड फाइल को आपने ओपन कर लिया, फिर आपने यूज़र को कहा एंटर द फर्स्ट नेम और उसको आपने ये एस नाम की स्ट्रिंग के अंदर सेव कर लिया। बाकी आपका रीड का कोड वही है। यहाँ पे आपने इफ चलाया है, इफ एस डॉट कंपेयर एफ नेम इज इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों स्ट्रिंग जो हैं वो सेम हैं तो वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जहाँ पे ये दोनों सेम हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो यूज़र ने फर्स्ट नेम जिसके अकॉर्डिंगली सेटिंग परफॉर्म की है वही फर्स्ट नेम जो है वो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली वही डेटा अपेयर होगा जिसका यूज़र जो है वो फर्स्ट नेम जो है वो एंटर कर रहा है। उसके बाद आपका ये मेन फंक्शन है, इसमें आपने डायरेक्टरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और चॉइस आपने डाली यहाँ पे, और वाइल इनफाइनाइट लूप में चले गए। ये मेन्यू छोटा सा बना दिया इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, सर्च विद द फर्स्ट नेम और 4 पे एग्जिट कर देगा। एंटर योर चॉइस यहाँ पे आपने लिख दिया, सीन कर दिया चॉइस को। स्विच के ऊपर जाके आपने सबसे पहले इनपुट फंक्शन को कॉल कर लिया केस 1 पे, और फिर आपने आउटपुट फंक्शन को कॉल कर लिया। आउटपुट जब आप कॉल करेंगे तो स्क्रीन को आपको रोकना पड़ेगा। गेट सी एच अगर आपके कंपाइलर पे चल रहा है तो उससे रोक लें, अदरवाइज ये सिस्टम पॉज के साथ रोक सकते हैं आप। तो दोनों में से किसी एक तरीके से आप इसको रोक सकते हैं। फिर एंटर बटन करने पे वो दोबारा आएगा नेक्स्ट लेवल के ऊपर। उसके बाद सर्च विद फर्स्ट नेम, इसके साथ भी गेट सी एच आपको यूज़ करना पड़ेगा, और केस 4 अगर यूज़र प्रेस करता है तो आप रिटर्न 0 कर देंगे, मतलब एग्जिट कर देंगे, और डिफ़ॉल्ट में आप यूज़र को रॉन्ग चॉइस का मैसेज दे रहे हैं। और इस तरह से आपने एक सिंपल सा डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट कर दी है, और इसके अंदर अब आपका डेटा जो है वो परमानेंटली सेव होगा। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।